हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड को बनाते हैं वो कैसे डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ग्रुप। राइट, ये हमारा टॉपिक है। मतलब सपोज करो ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की सेम होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सेंटर में लाई करेंगे। लेकिन अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो या फिर इधर कोई एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट, मतलब कोई एक अटैकिंग रिएजेंट आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेंटर के वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है। राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, ये चार तरीके की होती हैं। एक इंडक्टिव, रेजोनेंस, देन इलेक्ट्रोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक एक करके हम सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे इनकी एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। इन इफेक्ट्स के कारण होता क्या है कंपाउंड, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी, ये अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, ये दो तरह से होती हैं। एक तो अगर हमारे पास कोई भी एक कार्बन की चेन है और इधर हमारे पास कोई भी एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, ठीक है, तो उस कारण होती है। या फिर इसके एनवायरनमेंट, मतलब ये हमारा कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके एनवायरनमेंट के अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाए, ठीक है, तो तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये दो तरह से वर्क करती है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हो, ये ऑल द टाइम लगा रहेगा कार्बन चेन में, तो ये इफेक्ट ऑल द टाइम ये शो करेगा, मतलब ये इफेक्ट परमानेंट होगा। राइट, और ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन अगर ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होएगा तो ये टेम्पररी इफेक्ट होएगा, क्योंकि ये सिर्फ उतना टाइम वर्क करेगा जितना टाइम ये अटैकिंग रिएजेंट इसके पास रहेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी होएगा और इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। राइट, तो हमारे पास चार तरह के, जैसे मैंने बताया, तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमारा पहला इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या होता है, इसमें सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इधर कार्बन है, इधर हम कोई भी हेलोजन लगा के चलते हैं, तो अगर डिफरेंट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ये किस तरफ ज्यादा मूव करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब वो एक्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो शिफ्ट होती है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एनी एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। द शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो ग्रुप रहता है ये ऑल द टाइम लगा रहता है इधर। सो इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इधर CH3 CH2 Cl की, क्लोरीन जो है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इधर मतलब इधर सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गई, तो क्लोरीन विल डेवलप अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा स्लाइटली, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चल गए, तो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अगर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। राइट, सो इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं, तो ये जो इफेक्ट है ये डिक्रीज करता है। जैसे 3 कार्बन के बाद तो ये वैनिश ही कर जाता है, ये बंद ही हो जाता है इफेक्ट, मतलब शो नहीं करता। ठीक है, इसको समझने के लिए सपोज कर लो कि इधर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये सपोज करो 2 यूनिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इसके ऊपर अगर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव, मतलब ये डिक्रीज होता है, हो जाएगा एज द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इंक्रीजेस। ठीक है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और ये दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एंड एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ये भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। अभी हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब हमारे पास चेन में आगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, मतलब जो हमारी रिंग, जो हमारी चेन है उसको वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कोई रिंग है या कुछ भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, मतलब हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि अगर सपोज करो ये हमारे पास कार्बन की चेन है, ठीक है, तो इधर कोई भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे,
इस कार्बन को, इसको ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट को इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे और इधर बहुत इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। सिमिलरली तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसको पहचानने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है उधर अगर कोई ग्रुप 16 17 इस साइड के जो एटम्स है वो प्रेजेंट है, तो मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब जो हमारी चेन है उसमें से इलेक्ट्रॉन वो खींचने शुरू कर जाएंगे और जो हमारी चेन है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, मतलब जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा। इसको समझने के लिए हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, जैसे सपोज करो ये कार्बन की चेन है, ठीक है, तो इधर हमारे पास कोई भी एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर तरफ खींचेगा तो मतलब ये इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट की आगे एप्लीकेशंस अभी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसमें से, तो ये हम अभी स्टडी करते हैं। तो अभी हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट है इसका इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे उसके एसिडिटी और बेसिसिटी को इफेक्ट करता है। तो पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है। हमें पता है कोई भी चीज कब ज्यादा एसिडिक होगी, एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, टू रिलीज दी H पॉजिटिव आयंस, मतलब जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में होंगे उतना ज्यादा कोई भी कंपाउंड एसिडिक होगा। मतलब अगर हमारे पास सपोज करो ये कोई भी एक कंपाउंड है, हमने कंपेयर करना है, ये क्या बन गया R नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अगर हम इसकी एसिड वाली इक्वेशन लिखे तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब वो कब H आयंस रिलीज करेगा ज्यादा, जब ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा इसका वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो जितना ज्यादा हमारे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतने H आयंस रिलीज होंगे, उतना ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करना है इसको और अगर हमने एक क्लोरीन लगा दिया इधर, तो इनमें से हमने देखना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो हम दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं, CH3COOH। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी तो इसका कॉन्जुगेट क्या बेस क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। सिमिलरली क्लोरीन वाले का क्या बनेगा, CH2COOH, इट गिव्स राइज टू ClCH2COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब हमने देखना है जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होएगा वो ज्यादा एसिडिक होएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी ड्यू टू अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम पहले, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो जो मिथाइल ग्रुप होता है उसकी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हमने पढ़ा है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। मतलब इधर नेगेटिव चार्ज है और ये मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, इसको तो चाहिए नहीं क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब ये इंटेंसिफाई कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, देयर इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये एक वर्ड जरूरी है, क्योंकि जहां पे इंटेंसिफिकेशन हो जाएगी ना किसी भी एक चार्ज की, जहां पॉजिटिव या नेगेटिव, वहां पे डिस्टेबल हो जाएगा, which it leads to the intensification of any charge, either positive or negative, it leads to the destability of that compound। मतलब इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मतलब ये स्टेबल नहीं कर रहा है इस कंपाउंड को, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। वहीं अगर हम क्लोरीन वाले की बात कर रहे हैं, ClCH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग में से, ठीक है। मतलब इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब देयर विल बी, ये आप इसका नेगेटिव चार्ज समझ लो शेयर कर लेता है अपनी तरफ। सो इसको हम बोलते हैं एक टर्म डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। जहां पे डिस्पर्शन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे जो हमारा कंपाउंड है उसके ऊपर फैल जाएगा, तो दैट लीड्स टू दी स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा शो करता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट द क्लोरीन शोज द
क्लोरीन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट कार्बन चेन, तो विच लीड्स टू दिस डिस्पर्जन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, मतलब ये ऑलरेडी इसने बांट लिया अपने में, मतलब पूरे ये जो कार्बन है इन्होंने ये नेगेटिव चार्ज को बांट लिया, मतलब इट लीड्स टू दी स्टेबिलिटी, मतलब जो इसका ये वाला आयन है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू CH3CO एसिडेट आयन, तो इस कारण दिस कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही हम अभी बेसिसिटी को कंपेयर कर लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसके कारण बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है कोई भी कंपाउंड कब बेस होता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा हो, मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लोन पेयर हो, जितना वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को देने की टेंडेंसी होगी उतना वो ज्यादा बेसिक होगा, मतलब जितने उसके पास रेडली अवेलेबल लोन पेयर्स होंगे तो उतना वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं क्लोरोमीन की और मिथाइलमीन की। ठीक है, हमें पता है जो क्लोरीन है वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगा, तो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी रेडली अवेलेबल, दिस विल नॉट बी रेडली अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन आएगा तो उसको कोई भी लोन पेयर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्लोरीन है अपनी तरफ इसने नाइट्रोजन के लोन पेयर खींच लिए, तो इस कारण क्या करेगा, इसको वो लेस बेसिक बना देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये शो करता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर और इंक्रीज हो जाएगी, मतलब द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन विल बी रेडली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, मतलब इधर कोई भी अगर प्रोटॉन आएगा तो उसको ये जो लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन के ऊपर ये मिले पड़ेंगे, मतलब इधर होंगे, तो ये प्रोटोनेशन इसकी इजीली पॉसिबल है, मतलब ये ज्यादा बेसिक है, दिस इज मोस्ट बेसिक। क्यों, क्योंकि जो द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रेडली अवेलेबल। सिमिलरली अगर हम इसके जो हाइड्रोजन हैं ये दोबारा और भी ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है, मतलब टर्शरी अमीन अगर हम बना दें तो इसके पास 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं फॉर द डोनेशन, तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो इस कारण ये जो टर्शरी अमीन्स होती हैं ये और भी ज्यादा बेसिक होती हैं। ठीक है, तो जितने हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे उतना वो उसकी बेसिसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो खींचते रहेंगे, तो इस कारण जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। अभी जो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, तो अभी हमने स्टडी करना है कि कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास टर्शरी कार्बोकटाइन है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये मिथाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, मतलब इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, इसमें 2 और इसमें 1। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो हमारा मिथाइल ग्रुप है उसका क्या इफेक्ट होता है, इट शोज प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर मतलब इन्होंने इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बांट लिया इसको, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैल रहा है कंपाउंड के ऊपर, मतलब देयर इज अ मोर डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बताया कि जब हमारे पास डिस्पर्शन टर्म यूज हो तो इट लीड्स टू दी स्टेबिलिटी, मतलब ये इसके कह सकते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इस कारण ये जो हमारा टर्शरी कार्बोकटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ हमारे पास 2 ही लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेस डिस्पर्जन है चार्ज की। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ 2 जने ही इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कार्बन को। सिमिलरली इधर हमारे पास सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और इधर कोई भी नहीं है, तो ये जो हमारा टर्शरी कार्बोकटाइन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकटाइन। ठीक, सिमिलरली अगर हम कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास इधर है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, तो इधर ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो मतलब इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये और इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। तो अगर इंटेंसिफिकेशन होगी तो इट लीड्स टू दी डिस्टेबिलिटी।
तो इस कारण ये जो हमारा टर्शरी होएगा वो कम स्टेबल होएगा देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करनी, लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी चार्ज है, तो ये क्यों लेगा इनके बाकी और मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। तो इस कारण ये जो होंगे ये हमारा टर्शरी होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अभी जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इन द रिएक्टिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, मतलब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के कारण इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो ये हमारे पास है क्लोरोमीथेन, ठीक है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इसके ऊपर क्या डेवलप कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिल यहाँ पे रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव, फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब जिसको पॉजिटिव चार्ज के पास जाना पसंद हो, ठीक है। तो ये देखेगा कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इधर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन मेक्स दिस कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इट क्रिएट्स, इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना देगा, तो जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके इजीली अटैक कर सकता है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता, कुछ प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर उसका डिफाइन करता है और कुछ प्रॉपर्टीज दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर होता है, तो वो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो जो दूसरे स्ट्रक्चर है दैट लीड्स टुवर्ड्स दैट रेजोनेंस हाइब्रिड उनको हम बोलते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, सपोज करो हम बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, एक इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है और एक इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि ये जो है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन के नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी एक्सपेरिमेंटली मैं कैसे आपको बता रही हूँ, मतलब जो इसकी बॉन्ड लेंथ थी ना, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ना तो वो प्योर सिंगल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग थी, ना ही वो प्योर डबल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग थी। मतलब जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी दैट वाज 139 पिकोमीटर होती है, और डबल बॉन्ड की होती है 134 पिकोमीटर शायद, हाँ, और जो एक्चुअल इसकी बॉन्ड लेंथ थी दैट वाज अराउंड 135 पिकोमीटर, मतलब इट वाज मिडवे बिटवीन द कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमें पता चला तो कि ये जो मतलब ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है दैट इज मिडवे बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेजोनेंस अगर हम इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करें, मतलब इनकी एनर्जीज को कंपेयर करें, तो ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू दिस कोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, मतलब ये जो ये वाला बेंजीन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, तो ये 1 की हो गई, ये 2 की होगी, मतलब ये कैसे भी लाई कर सकती है, मतलब पास पास ही होती है इन दोनों की एनर्जी, ठीक है। और जो डिफरेंस इन दिस एनर्जीज होंगे इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो दिस एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब जिसकी कम एनर्जी होगी इन दोनों में से, इन दोनों की डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। और जितने ज्यादा ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा जो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होएगा, ठीक है। अभी रेजोनेंस हुआ मतलब उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज बेसिकली द पोलैरिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल, मतलब पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं मॉलिक्यूल के, किस कारण, दो पाई बॉन्ड्स के इंटरेक्शन के कारण, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर की इंटरेक्शन के कारण। वो हम जब आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द पोलैरिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स
मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो, दो पाई बॉन्ड्स की उनके आपस में इंटरेक्शन हो, ठीक है, या फिर एक पाई बॉन्ड हो, मतलब एक डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जब ये इंटरेक्ट करते हैं दैट लीड्स टू दी रेजोनेंस, ठीक है। तो अभी ये दो तरह का होता है, प्लस एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे दे विल बी ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम दिस ग्रुप या अवे फ्रॉम दिस एटम। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट के कारण हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन पे पेयर अवे फ्रॉम दी एटम ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा तब हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। वो कैसे, हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिडेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये है हमारा अमीन, ठीक है, एनालीन है ये हमारा, ठीक है। तो इसके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम दिस अटैच्ड ग्रुप मूव करना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। तो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है, और क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, ठीक है, ये ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का, पॉजिटिव चार्ज और इधर हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, और ये इधर मूव कर जाएंगे। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होएगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, और इधर नेगेटिव चार्ज और ये फिर अगर नेक्स्ट इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पहले लोन पेयर को मूव करने की कोशिश करनी है, तो उसके बाद हम जो बॉन्ड है उसको, इसका कार्बन का बॉन्ड 5 बन जाएंगे, फिर इसको आगे हम बॉन्ड को मूव कर देंगे, ठीक है। तो इधर नेगेटिव चार्ज बन गया, ये हमारा NH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो दोबारा फिर अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब बना लोगे, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना वो जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। अब हम स्टडी कर रहे थे प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। प्लस आर इफेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम से दूर जा रहे हैं, ठीक है, रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। सिमिलरली हमारा माइनस आर इफेक्ट क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, वो हमारा होगा माइनस आर इफेक्ट। अभी हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। माइनस आर इफेक्ट क्या होएगा, when there is a transfer of electron towards that substituent, towards the atom या फिर substituent। मतलब सपोज करो हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप लगा हो रिंग के ऊपर, डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इधर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास इस तरह की कॉन्जुगेशन है तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, हम ये बॉन्ड को इधर मूव करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स दिस एटम और सब्स्टिट्यूएंट जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे, इधर डबल बॉन्ड N, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इधर चल जाए, तो इधर O नेगेटिव एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका O का, ठीक है। ये यहां से बॉन्ड मूव किया है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फिर ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड होगा ये इधर मूव कर जाएगा, और फिर दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट वाला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। वो भी हम बना देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में बस वैसा ही वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये हमारा पॉजिटिव मतलब
अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टुवर्ड्स दैट एटम मूव करना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट्स की एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन है द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ एल्काइल एंड अराइल एमिन्स। मतलब ये बेसिसिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। सपोज करो ये हमारे पास है एक अल्काइल अमीन और ये है हमारे पास अराइल अमीन, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच्ड है और यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप अटैच्ड है। तो बेसिसिटी जैसे हमने पिछली बार स्टडी किया तो क्या होती है कि कितनी ज्यादा टेंडेंसी है किसी भी ग्रुप को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, मतलब कितने इजिली उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेडली अवेलेबल है। तो इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो तो एज सच बैठे हैं, ठीक है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे सपोज करो प्रोटॉन आएगा तो किसको इजिली किस मॉलिक्यूल को ज्यादा इजिली अटैच कर जाएगा ये प्रोटॉन, यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा होंगे तो इस कंपाउंड के लोन पेयर इजिली अवेलेबल है, तो ये प्रोटोनेशन इस NH2 की जल्दी हो जाएगी। वेयर एज ये जो हमारा एनिलीन है इसमें क्या है, ये लोन पेयर है, दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, जैसे हमने पिछली बार इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, मतलब ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेंगे ही नहीं, वो तो रिंग में घूमने चले जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण इस पे ऊपर लोन पेयर नहीं है तो ये लेस बेसिक होएगा एज कंपेयर टू हमारी ये जो नॉर्मल अल्काइल अमीन है। सिमिलरली अगर हम अमाइड्स और अमीन्स को कंपेयर करें, अमाइड्स क्या होती है, CONH2 की लिंकेज जहां पे होती है। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमारे पास ये है अमाइड, ठीक है, इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द कॉन्जुगेशन इन द रिंग, सॉरी इन दिस कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर वो कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, मतलब ये लोन पेयर होंगे, दे विल नॉट रिमेन ऑन दिस नाइट्रोजन एटम बट दे विल मूव इनटू दिस इनटू कंट्रीब्यूटिंग इनटू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारे पास ये सिंपल हमारे पास अमीन है ऐसे RNH2 तो ये लोन पेयर होंगे, दे विल बी रेडली अवेलेबल, तो अगर प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन फटाफट इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी प्रोटॉन मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डूइंग एनीथिंग एंड दे आर रेडली अवेलेबल, सो दिस इज मोर बेसिक। ठीक है, और सिमिलरली अगर सपोज करो प्रोटॉन आ भी जाए तो इसको नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है इसको प्रोटोनेट कर देगा, मतलब यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, अगर प्रोटोनेशन होगी मतलब अगर H पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैच करेगा ना कि नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मूव इनटू दिस कॉन्जुगेशन। अभी जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन एसिडिटी, कि एसिडिटी रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, हमें पता है एसिडिटी क्या होती है कि जितनी जल्दी कोई भी जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देगा, ठीक है, उतना वो ज्यादा एसिडिक होएगा, मतलब जितना उसका कॉन्जुगेट बेस होएगा जितना वो ज्यादा स्टेबल होएगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा, CH, मतलब जब वो H आयंस रिलीज करेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होएगा वो क्या होएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। हमने देखना है जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होएगा मतलब वो ज्यादा, ये वाला स्टेबल होएगा मतलब वो ज्यादा कहेगा कि इसमें से H पॉजिटिव आयंस निकल जाए ताकि ये वाला स्ट्रक्चर बन जाए और मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन इन दिस, आगे वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, तो इसका हमारा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा CO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, लेकिन इसका जो ये इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होगी क्योंकि इसका ऑल्टरनेट सब डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, मतलब दिस कॉन्जुगेट बेस विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है मतलब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, इस कारण जो हमारा एसिटिक एसिड है दैट विल बी मोर एसिड एज कंपेयर टू द इथेनॉल। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसको कॉन्जुगेट बेस बना के दिख लेते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि वो कॉन्जुगेट बेस किसी तरीके से स्टेबल हो रहा है, कोई कंडीशंस ऐसी हैं जो उसको स्टेबलाइज कर रही हैं। अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है मतलब वो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अभी जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द लेस रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कैसे, ये हमारा होता है विनाइल हैलाइड, ये है अराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या है, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है उसी कार्बन और नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन 1 एंड 2 के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल हैलाइड। तो ये लेस रिएक्टिव होती हैं, क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है क्लोरीन के ऊपर दैट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, वो इधर मूव कर जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये इस
साइड मूव कर जाएगा, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस कारण ये जो हमारे विनाइल हैलाइड होते हैं और जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें भी जो कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे और इधर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इस कारण ये भी बहुत कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है रेजोनेंस। ठीक है, अभी हम इसी रेजोनेंस इफेक्ट से हाई रिएक्टिविटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एलाइल हैलाइड मतलब इसमें सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि जब ये इसके आयनाइजेशन हो जाएगी इस बॉन्ड की, ठीक है, क्योंकि इस पर कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड या फिर लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इधर लोन पेयर हो और इधर डबल बॉन्ड हो, तब तो ये इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो ये क्या करेगा, जब इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी तो हमारे पास कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, और फिर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन इन द रिंग। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इधर मूव कर जाएंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल कर देंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐसे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे ये स्टेबलाइज हो जाएंगे आफ्टर द आयनाइजेशन ऑफ दिस ब्रोमीन। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन को यहां से भी निकाल दें तो इधर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर फिर दोबारा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं आगे। ठीक है, तो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो इस कारण ये जो हमारे लाइल और बेंजाइल हैलाइड है ये इजीली प्रेफर करते हैं कि ये ब्रोमीन को रिलीज कर दें। ठीक है, तो इस कारण ये रेजोनेंस इसकी हाई रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अभी जो हमारा थर्ड इफेक्ट है दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये क्या होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये उतनी देर ही होगा जितनी देर अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इट ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, मतलब जहां जब तक अटैकिंग रिएजेंट रहेगा तब तक ये इफेक्ट शो करेगा। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे किसी भी एक एटम पे। ठीक है, विच इज ज्वाइंट बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। मतलब जब ये अटैकिंग रिएजेंट होएगा इधर, तब ये जो ट्रांसफर होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक और एक होता है माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसी एटम पे ट्रांसफर होंगे जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, मतलब इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दैट एटम ऑन व्हिच द अटैकिंग रिएजेंट इज ज्वाइनिंग। कैसे, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर चल जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और H पॉजिटिव जो न्यूक्लियोफाइल है उसको भी क्या चाहिए, सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अगर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जो माइनस ये इफेक्ट होता है वो तब होता है जब जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो दूसरे कार्बन पे अटैक करे जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब ये Cn नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इधर Cn नेगेटिव अटैक कर देगा। ठीक है, तो मतलब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है दैट इज अवे फ्रॉम दी एटम जहां पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। ठीक है, दिस इज अवे, एंड ये उसी कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसी कार्बन के ऊपर जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उसको हम ई प्लस ई बोलते हैं, और वाइस वर्सा उसको हम माइनस ई बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट होगा, जब भी अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये इफेक्ट शो करेगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसको हम देखेंगे क्यों ऐसा बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इट इज बेसिकली द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनकी डीलोकलाइजेशन होती है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एटम विच इज इधर sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब इनकी डीलोकलाइजेशन होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो कि उस कार्बन को अटैच्ड है
जिसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल हो, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो, या फिर जिसके पास कोई डबल मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, ठीक है। तो वो डीलोकलाइजेशन कैसे होगी? हमें पता है कि ये जो कार्बन एटम है, मतलब ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब इसके जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हैं। हमको पता है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप चेंज होता है, वो इस तरीके से होते हैं। और ये जो कार्बन एटम मतलब ये वाला, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 मतलब इसके जो दो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो तो है हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जिनके पास h ने बॉन्ड बनाया हुआ है, और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल, और एक इसके पास है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो ये है इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो होंगे, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब ये डीलोकलाइज हो जाएंगे, मतलब ये इधर इनकी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी इनटू दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ दिस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ R ग्रुप, ठीक है, which is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom जिसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो, ठीक है, मतलब empty अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो। मतलब फिर क्या होंगे, तो ये इधर चल जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, तो ये पूरा मतलब ये इधर H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव है इधर, लेकिन इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस कारण इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन एटम होएगा, तो ये भी इधर मूव कर सकता है, मतलब ये वाला ये भी इधर मूव कर सकता है, तो इस कारण जितने इसके पास H होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से जब हमारे टर्शरी कार्बोकेटाइंस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। एक तो हमने पीछे इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसको एक्सप्लेन किया और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे चारों इफेक्ट थे जिसको हमने आज एक्सप्लेन किया डिटेल में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे इफेक्ट अच्छे से समझ आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।